सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पूर्व में हम इस चैनल के माध्यम से पीजीटी, टीजीटी, जेएससी और उत्तराखंड एलटी से संबंधित हिंदी और पेडागोजी यानी अर्थात शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पूर्व के पेपर हमने इस चैनल के माध्यम से करवाए और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी। उसके बाद हम कहे तो इसमें व्याख्यात्मक कुछ टॉपिकों पर भी हमने चर्चा की थी और आजकल हम एनसीईआरटी और हिंदी साहित्य से संबंधित छायावाद पर लगातार वीडियो लाने का प्रयास मेरा रहा है। कल हमने देखा था कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, उनके पुरस्कार, साहित्य में उनका योगदान और साथ में उनके संस्मरण और रेखा चित्र। आज हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, साहित्य में उनका योगदान, उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कार और इनका संबंध उत्तराखंड से भी रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिस प्रकार छायावाद से जयशंकर प्रसाद निराला, पंत और साथ में महादेवी वर्मा, तो छायावाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक बार फिर हम चलेंगे सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय पर। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत का जो निवास स्थान था। इनका जन्म 20 मई 1900 में कौसानी में हुआ था, जो कि बागेश्वर में स्थित है, पहले अल्मोड़ा में था। और इनका दर्शन था अरविंद दर्शन। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पूर्व देखा था महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का जो दर्शन था वो बौद्ध दर्शन था, दुखवाद था। प्रसाद का आनंदवाद या समरवाद। ठीक है, निराला जी का अद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो ये दर्शन, ये 2021 में लेक्चरर में पूछा गया था कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से छायावादी कवि थे। ठीक है, तो साथ साथ में हम यहाँ भी देखेंगे कि 2018, 2015 और 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे एलटी में, और 2018-2021 में प्रवक्ता के उत्तराखंड से छायावाद से कौन से क्वेश्चन बने थे इन कवियों से संबंधित। यहाँ भी हम आकलन करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म जैसे आपको मालूम होगा 20 मई 1900 में कौसानी बागेश्वर में हुआ था। अरविंद दर्शन इनका था, ये प्रभावित थे। और 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में इनका निधन हो चुका था। ठीक है, इनका उपनाम की बात करें, कई बार ग्रुप सी में तो बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रश्न यहाँ से बनता ही है इनके उपनाम से, इनकी रचनाओं से, क्योंकि इनका संबंध उत्तराखंड से रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड से जैसे मंगलेश डबराल हुए, शैलेश मटियानी हुए, शेखर जोशी हुए, ठीक है, तो शिवानी हुई, जिनका संबंध था वो ये रचनाकार जो है हमारे उत्तराखंड के सिलेबस में भी लगे हैं, साथ में जयशंकर प्रसाद भी। तो कुछ प्रमुख कवियों की वहाँ पर भी हमें ग्रुप सी में भी हमें देखना पड़ता है। तो साथ बात करते हैं आज अल्टिक से संबंधित। तो इनके उपनाम जो हैं, गुसाई दत्त हो गया, गुसे या से भी इनको कहा जाता है। ये ग्रुप सी में पूछा गया था पिछले वर्षों में। प्राकृतिका के स्वकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। चित्रे कवि, ठीक है, साइदा इन्हें कहा जाता है। लक्ष्मण, मुकुल, नंदिनी, निहत्था, सुधाकर प्रिय, ठीक है, सुधाकर प्रिय, रावणानुज, मोती, नंदन जी, नयन, शब्द शिल्पी, इन नामों से बहुत प्रसिद्ध नामों से इन्हें जाना जाता है। आपको विशेष रूप से याद रखना है गुसाई दत्त, कई बार पूछा भी गया है। गुस्से, अगर गढ़वाल के संबंध में या उत्तराखंड के संबंध में गुस्से या से यहाँ के पेपर में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि, ठीक है, मुकुल, नंदिनी या चित्रे कवि, सुधाकर, ठीक है, ये नाम आपको नोट करना चाहिए। इसमें बहुत से नाम हैं, बहुत से पॉइंट हैं, बहुत से तथ्य हैं। आपका दिमाग इसमें हो सकता है इन बातों को एकदम से पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप उन्हें देखेंगे, जो कि हमारा अल्टी में उपयोग या आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इनको पुरस्कार। तो इनको बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें मिला था। 61 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया था। 68 में
ज्ञानपीठ जो पुरस्कार इन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए, इन्हें हिंदी के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी के पहले ये लेखक थे चिदम्बरा। जैसे कि हमने देखा था कि हिंदी की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी, तो महादेवी वर्मा थी। और लास्ट 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह कृष्णा शोभित को मिला था। उसके बाद अभी हिंदी के लेखक, हिंदी के साहित्यकारों को अभी उपलब्ध नहीं हुआ 22 तक, अब 23-24 में मिले वो अतिरिक्त बात है। ठीक है, तो हमने देखा साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए। इनको लोकायतन, जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है, लोकायतन के लिए इन्हें क्या मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आप नोट कर लेंगे। पद्म भूषण आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी अक्सर पता ही रहता है, और ज्ञानपीठ, क्योंकि ज्ञानपीठ जो है कुछ चुनिंदा, कुछ विशेष ही रचनाओं को मिलता है और मिला है। अब देखते हैं इनकी रचनाओं का। अगर हम रचनाओं को मोटे मोटे तौर पर देखें तो इनकी रचनाओं का हमें जो मिलता है, तो इनकी रचनाओं को हम 3-4 तरीके से देख सकते हैं। एक छायावाद की रचना, एक प्रगतिवादी रचना, एक अंतस्थ चेतनवादी रचनाएं, और दूसरा नव मानवतावादी रचनाएं। 4 प्रकार इनकी रचनाओं को 4 प्रकार भागों में बांटा जा सकता है। यह लेक्चरर और नेट के लिए बहुत उपयोगी है साथ साथ में। और अभी हो सकता है कि अभी आप लोगों ने EMRS यानी अर्थात एकलव्य विद्यालय के फॉर्म अभी निकले थे, फिर निकले हैं, आपने नहीं भरा है तो शायद आप भर सकते हैं, या उसकी समय सीमा ख़त्म होने वाली होगी। तो साथ साथ आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी ये लगा हुआ है सिलेबस में, और यहाँ भी ये लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी NCERT में भी यह लगा हुआ है, तो आपको साथ साथ लेकर चलना ही है, जिससे कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इन रचनाओं को देखोगे, बार बार आप इन रचनाओं को देखोगे। इन रचनाओं से संबंधित आप यह देखोगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं को मैंने कहा था कि इनकी रचनाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक छायावाद, एक प्रगतिवाद, एक जो है नव मानवतावाद, और एक अंतस चेतनवादी रचनाएं। अब इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा। इनकी पहली कविता क्या है, गिरजे का घंटा। तो काफ़ी प्रसिद्ध है इनका गिरजे का घंटा जो रचना है। और ये जो है 2018 LT में पूछा गया था कि पंत जी की पहली रचना कौन सी थी। ठीक है, तो इनकी पहली रचना 1916 में गिरजे के घंटा थी। ठीक है, जैसे हम जयशंकर के प्रसाद की जो रचना छायावाद की पहली रचना झरना देखते हैं 1918 में देखते हैं। ठीक है, और इनकी पहली रचना थी 1916 गिरजे का घंटा। अब जो इनकी छायावाद से प्रभावित रचना है, जिनका हमें छायावाद में प्रमुखता से मिलता है, ये NCERT में भी आपका लगा हुआ है, महादेवी वर्मा। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, महादेवी सुमित्रनंदन पंत। तो आप ये भी देखेंगे कि सुमित्रनंदन पंत जो है NCERT में भी लगे हुए हैं। इनकी रचना है वे आंखें, कक्षा 11 में NCERT में। ठीक है, और साथ साथ में UGC नेट में भी सुमित्रनंदन पंत की जो है 3-4 रचनाएं लगी हुई है, जैसे आपको मालूम होगा। ठीक है, जैसे परिवर्तन इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कि छायावाद से प्रभावित कौन सी रचनाएं थी इनकी। वीणा, ठीक है, ग्रंथि इनकी पहली रचना है। ठीक है, उच्छ्वास इनकी 1920 में है, और ग्रंथि भी 20 में, इसमें लिखा नहीं है, और वीणा 27 में है। गुंजन पल्लव 28 में है, गुंजन 32 में। ये छायावादी रचना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये छायावाद से रचनाएं। ठीक है, अगर हम देखें तो इनका जो प्रगतिवाद की रचनाएं थी वो युगवाणी है और ग्राम्य है। ठीक है, ये प्रगतिवादी रचना है इनकी। अगर उसके बाद हम देखें इनके और रचनाएं, जैसे ग्राम श्री, संध्या, संध्या के बाद वो सांध्य गीत उनकी थी। ठीक है, महादेवी वर्मा की सांध्य गीत थी। सांध्य गीत इनकी संध्या के बाद की रचना है। ठीक है, स्वर्ण किरण, उत्तरा, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये महाकाव्य है, अंतिम रचना और महाकाव्य है। मैं छोटी हूँ, ताज, वे आंखें,
परिवर्तन, ये वही आंखें जो है एनसीईआरटी में लगा हुआ है आपका, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना ही है। परिवर्तन, तारापथ, मानसी, स्वर्ण, स्वर्ण, पतझड़, अवकुंठित, मेघनाद वध, ठीक है। लेकिन विशेषकर आपको वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन इन रचनाओं को देखना है। एक छायावाद से संबंधित है, युगांत, युगवाणी, ठीक है। जो कि युगांत आपने देखा होगा कि युगांत जो है छायावाद का अंत है, युगांत अंत, और वहां से प्रगीतवाद का जो क्या है 1936 की रचना है, प्रगीतवाद प्रारंभ होता है। अगर हम देखें इनकी रचनाओं को, जैसे मानवतावादी इनकी रचनाएं थी, उत्तरा, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ठीक है। ये कौन सी रचना है? ये मानवतावादी रचना है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, इनकी कौन सी रचनाएं हैं? ये अंतश्चेतन की इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं इनकी जो रचनाएं की बात करें, 18 में लेक्चरर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है, एक अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, और अल्टी में भी गिरजे का घंटा ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप इन क्वेंटों को भी आपने नोट करना है। परंतु विशेषतः 2021 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था। एक उत्तराखंड के काफ़ी प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध रचनाकार रहे पंत जी, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेंगे निश्चित तौर पे। इस बार तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे अल्टी में, ठीक है। लेकिन 21 में इससे क्वेश्चन नहीं बना था। 18 में भी क्वेश्चन बना था कि इनकी प्रथम कविता, मैंने अभी आपको बताया था। 21 में 2 क्वेश्चन बने थे लेक्चरर में, अरविंद दर्शन से प्रभावित, एक दूसरा क्वेश्चन बना था, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और 2021 की बात करूं मैं तो लेक्चरर में एक क्वेश्चन बना था जिसमें काफ़ी मतभेद हुआ था कि गांधी से संबंधित कौन सी रचना है। तो गांधी से संबंधित इन्होंने, इससे लोकायतन भी गांधी से संबंधित है, लेकिन इन्होंने इसे माना नहीं। इसके जगह में इन्होंने कौन सी रचना मानी थी? जो है महामानव मानी थी, जो रचना ठाकुर प्रसाद सिंह की थी, और यह नव गीत विधा के रचनाकार थे, ठीक है। लेकिन आपको महत्वपूर्ण लोकायतन जो है महाकाव्य है, ठीक है, उसमें प्रबंध काव्य दिया था, लेकिन प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आएगा और खंड काव्य भी आएगा, ठीक है। उसमें आप कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रबंध काव्य मतलब महाकाव्य, और खंड काव्य उसके 2 भाग हैं, समझ गए। तो लोकायतन 2 भाग हैं, ठीक है। लोकायतन के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो है बाह्य प्रवेश, जिसमें महात्मा गांधी जो विदेश गए थे उसके बारे में उनका वर्णन है। दूसरा अंतश्च चेतन, अंतश्च चेतना या अंतश्च चेतन, दूसरा भाग लोकायतन का। इसमें जो है उनके हृदय परिवर्तन, देश में जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में है महात्मा गांधी के। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लोकायतन इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इसके 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्गों को स्वाद द्वार कहा जाता है। इतना विस्तृत रूप में नहीं पूछेगा, परंतु आ सकता है कि लोकायतन में कितने सर्ग हैं, और आपने कहा कि हमने सर्ग ही नहीं पढ़े इसमें, या द्वार आएगा, तो 7 सर्ग को 7 द्वार भी कहा जाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसके 2 खंड है, 2 भागों में इसको बांटा गया। बाह्य प्रवेश यानी जो है महात्मा गांधी के विदेश जाने का उल्लेख, ठीक है, और अंतस चेतना या अंतस चेतन यानी हृदय परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इनका एक उपन्यास भी है, हार, ठीक है। दूसरा इनकी ये बड़ी बड़ी आंखें, ये दूसरी रचना है किसी राइटर की, इसको छोड़ देना आप। इनकी आलोचना की बात करें, गद्य पथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, आलोचना है इनकी। गद्य पथ और शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। इनकी कहानी की बात करें तो 5 कहानियाँ, और पान वाला इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। नाटक इनकी रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, अतिमा इनका काव्य भी है, ठीक है। और सत्य काम, युग पुरुष, ये सत्य काम भी इनका क्या है? काव्य है ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें नाटक में रखा गया है रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, अंतिमा और सत्यकामा और युग पुरुष। अब देखते हैं एक है अणिमा। तो अणिमा किसकी है? निराला जी की रचना है। इनकी आत्मकथा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना।
इनकी आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। इनकी विशेषकर इनकी जो छायावाद की रचना है, आपको इन पॉइंटों को नोट करना ही है। अगर यहाँ से तो पूछेगा, जैसे पहली रचना आ गई ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कि इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, बूढ़ा और काला चांद, काला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा। आपको इन पॉइंटों को नोट करना है। आगे हम देखते हैं, अब 2018 में लेक्चरर था, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लेक्चरर में 2018 में। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था कि कुमाऊं जो है बुरांस इनकी रचना आई थी, तब 2018 में जो है आपको मालूम होगा तब इंटरव्यू हुआ था, प्री नहीं हुआ था। 2021 में पहले प्री हुआ था, तब मेन सब्जेक्ट हुआ था। ठीक है, 2021 में, और 2018 में पहले सब्जेक्ट हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो इसमें 10 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से बने थे। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, आपने जैसे देखा होगा, प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें एक आया था बुरांस। ठीक है, एक बुरांस से संबंधित आया था एक। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनको नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और वे आंखें किसानों पर आधारित है इनकी, वे आंखें अर्थात जो एनसीईआरटी में लगा हुआ है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चित्रशाला भी कहते हैं इसको। ठीक है, इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, जैसे मैंने पूर्व में कहा था। उच्छ्वास और ग्रंथि का जो समय है वो 1920 ही है। उच्छ्वास पहली रचना है, फिर ग्रंथि है, फिर वीणा है, फिर पल्लव है, फिर गुंजन है। ठीक है, उच्छ्वास 20, ग्रंथि 20, ठीक है, और वीणा 27, पल्लव 28, गुंजन 32, और युगांत मैंने कहा था कि 36 है। जैसे मैंने कहा कि 36, परसों में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, युगांत हो गया 36। ठीक है, राम की शक्ति पूजा हो गई 36, गोदान हो गया 36। इस प्रकार इन रचनाओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, पहले हमने कहा था कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, और इसमें भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए उन्हें 1968 में चिदम्बरा अर्थात पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972 में दिनकर को उर्वशी के लिए पुरस्कार मिला था। 78 में आज्ञे को कितनी नावों में कितने बार मिला था। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा था, जैसे मैंने पिछली बार भी ये चर्चा की थी, पिछले वीडियो में भी उस टॉपिक पर भी मैंने चर्चा की थी। इन क्वेश्चनों से बनता ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि इनकी अंतिम रचना जो है छायावाद की गुंजन है। ठीक है, और इनकी प्रथम रचना जो है छायावाद की उच्छ्वास है। युगवाणी रचना गांधी और मार्क्स से प्रभावित है, युगवाणी। ठीक है, एक लोकायतन गांधी से प्रभावित थी और युगवाणी गांधी और मार्क्स से प्रभावित थी। इनका काव्य लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा गया है, जैसे कि पूर्व में कहा। अब देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। आपने दूरदर्शन में भी आज भी देखे होंगे कि दूरदर्शन चैनल पर आपने देखा होगा जो कुछ पुराने इनके इंटरव्यू हैं, तो कितनी मार्मिकता, सहनशीलता, इनकी भाषा में कितनी मिठास, कितनी दृढ़ शक्ति झलकती है इनकी भाषाओं में, इनकी कविताओं, इनकी पंक्तियों में। कई वीडियो हम देखते हैं अभी भी, आपने दूरदर्शन पर कभी भी चलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक पर, तो इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार भी आप इनके जो पुराने देख सकते हो, जिससे कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आपका ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में भी वृद्धि होगी। जब आप कुछ पढ़ते हो, गंभीर चिंतन करते हो, और तो साथ साथ में बहुत सी चीज़ें लेकर आप चलते हो, तो आपका स्मरण शक्ति भी उतनी तीव्र होती जाती है। देखो, इन्होंने IIT रुड़की का कुल गीत लिखा है एक। ठीक है, क्या लिखा?
जयति जयति विद्या संस्थान। तो इन्होंने ही वो लिखा है जो लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है। अब इनको क्या देखो, इनको एक हिंदी इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। ये वर्ड्सवर्थ कौन थे? ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के स्वच्छंदवादी कवि थे, स्वच्छंदवादी कवि या साहित्यकार थे पाश्चात्य के, जो कि एनसीईआरटी जो कि हमारे काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्रवक्ता में भी लगा है, ठीक है। तो इन्हें विलियम्स वर्ड्सवर्थ की उपाधि से भी नवाजा गया, ठीक है। इस उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है कि इनकी ख्याति इतनी बड़ी रही। इन्हीं के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करा गया। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऑल इंडिया जो रेडियो था इन्हीं के नाम से आकाशवाणी, इनके बोलने पर उसका नाम आकाशवाणी हुआ। पहले आप जैसे अंग्रेजों से चला आया था ना 1936 से लगभग, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑल इंडिया रेडियो जैसे सुनते थे, उसके बाद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से समाचार, ठीक है। तो वो आकाशवाणी इन्होंने ही नाम दिया, ठीक है। भारतीय प्रसारण सेवा 23 जुलाई 1927 ऑल इंडिया रेडियो नाम से, हाँ यहीं पर लिखा है 1936 आकाशवाणी, और फिर ठीक है पहले ऑल इंडिया रेडियो फिर आकाशवाणी, और 1957 में हुआ था, ठीक है। पहले भारतीय प्रसारण सेवा 23 जुलाई 27 में, ऑल इंडिया रेडियो 36 में, और आकाशवाणी का नाम 1957 में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कह सकते हैं कि आकाशवाणी का नाम किसने दिया था, ठीक है। 1938 में रूपा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले बार 18 में पूछा गया था, ओम थानवी की पत्रिका पूछी गई थी। और सामान्य तो ये ओम थानवी उतने प्रसिद्ध रचनाकार नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लगे हैं, वहाँ से पूछ देता है। पिछले बार तत्तुस नाम की एक जो है पात्र थी, उसके बारे में पूछ लिया था अंदर से, गलता लोहा के बारे में अंदर से पूछ लिया था। तो एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो सिंपल बनेंगे, 6 क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जो अंदर से पूछेगा, या तो पात्र से पूछेगा, या उनके अंदर उपलब्धियों के बारे में पूछेगा, या पुरस्कार के बारे में पूछेगा, या पत्रिकाओं के बारे में पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं बनेगा कि उनकी रचना कौन सी है, ठीक है, यामा किसकी रचना है, चिदम्बरा किसकी रचना है, किस सन में प्रकाशित हुई। अंदर से भी पूछेगा, आपको व्याख्यात्मक कुछ पूछेगा, कुछ कथन पूछेगा, ठीक है। आपने लेवल तो देखा ही होगा, ठीक है, कि जहाँ पर आपको अपना माइंड थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आप वहाँ सीधा ही उसको करोगे। कुछ क्वेश्चन 50% पेपर हमेशा सामान्य बनता है, कभी भी देख लेना कोई भी पेपर में, आपने खुद आंकलन किया होगा, इतना सभी कर लेते हैं। आखिर जो लड़ाई होती है महाभारत, जहाँ जंग छिड़ती है वह 60 और 70 के बीच में छिड़ती है, कि जहाँ 10-20 नंबर के लिए छिड़ती है, जहाँ अंतिम परिणाम या अंतिम मेरिट में हमें सूची में अपना नाम दर्ज करना होता है कि इतने नंबर पर हमारा नाम दर्ज हो सकता है, तो लास्ट 10-15 नंबर की ही संघर्ष होता है। आगे हम देखेंगे ये छायावाद के 4 स्तंभों में थे, जैसे आपको मालूम होगा। ये छायावाद के विष्णु और छायावाद के प्रवक्ता के रूप में, विष्णु के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने जीवन परिचय के बारे में ये था। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इन मूल टॉपिकों में मूल रचनाकारों के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे निराला को पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है आपको जयशंकर प्रसाद दिनकर को पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रसिद्ध कवि ऐसे हैं, सूरदास को पढ़ना पड़ेगा आपको, तुलसीदास को पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर जयशंकर प्रसाद को, उसके बाद हम निराला जी को लेंगे, और कल हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, पैडागोजी यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, एलटी से संबंधित। तो मित्रों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों, अपने प्रिय मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप व्यूज इतने आते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं, एक इतने छोटे से चैनल पर जिसकी सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो आप व्यूज आते हैं तो आप लाइक भी किया कीजिएगा, ये आपका फर्ज बनता है। आप लाइक करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी उपस्थिति दर्ज है। उपस्थिति का मतलब दर्ज है आपकी उपस्थिति, यानी आप देख रहे हैं। तीसरी बात, लाइक शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब अगर नए हैं, 60% लोग नए हैं शायद में उसमें, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि इससे हमें कुछ युक्ति, कुछ औषधि, कुछ अच्छा लगता है या अच्छा मिलता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। बाकी मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा,
ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी इस चैनल के से साथ साथ मैं खुद भी एक अध्ययन कर रहा हूँ, अभ्यर्थी यानी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग का एक बार पुनः धन्यवाद।